हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ओके, किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर, किसके? सर्कुलर कॉइल के ऊपर। इसके पहले हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे देखा था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलता है बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ का उपयोग करके हम इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे, है ना, क्या करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? फाइंड करेंगे बच्चों। देखिए, आपको पहले ये समझना है, डायग्राम जो है थोड़ा अलग बना हुआ है ना, लेकिन वो एक्चुअल में कैसा है, अगर ये पेपर है तो ये जो है वो क्या होगा, वो सर्कुलर कॉइल को हम इस तरह रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां से यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या रहेगा? आपका पॉइंट P रहेगा, जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ए रेडियस का एक सर्कुलर कॉइल लिए बच्चों। ठीक है, ए रेडियस का सर्कुलर कॉइल लिए। ठीक है, उससे एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिए, जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहां पर दो एलिमेंट लिए, एक लिए AB और एक लिए A डैश B डैश, जो दो करंट स्मॉल एलिमेंट लिए। ठीक है, ये वाला है ना, इसका लेंथ जो है इसको DL डैश मान लेते हैं, है ना, और ये जो है वो DL हो जाएगा। दोनों का लेंथ जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो DL डैश मतलब है। अब ये पॉइंट से, पॉइंट C से पॉइंट P तक का डिस्टेंस हमने A मान लिया, इधर भी सेम ही डिस्टेंस रहेगा, कितना? A। ठीक है, इस डायग्राम को देख के नहीं लग रहा होगा कि यहां पर 90 डिग्री है, बट आपको ये इमेजिन करना है यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तभी हमारा जो है वो काम यहां पर प्रॉपर बनेगा। ठीक है, ये कौन सा एंगल होता है? जब हम लिखते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने लिखा था dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना? R स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? R स्क्वायर। अब यहां पर R कहां है? अच्छा, इसको A नहीं, सॉरी, ये इसी को R लेंगे, है ना, ये ऐसा। तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R, और ये जो एंगल बनता है किसके साथ? करंट एलिमेंट के साथ। आप देखो, ये एक्चुअल में ऐसा है कि करंट एलिमेंट, है ना, करंट एलिमेंट को हम कैसे इमेजिन करेंगे? ये इस तरह से है, तो ये बिल्कुल इस तरह से निकलेगा। कौन? ये डिस्टेंस, है ना। अब डायग्राम के कारण से वो प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा क्योंकि ये 2D डायग्राम है ना, लेकिन अगर हम उसको 3D देखें, ये प्लेन ऑफ पेपर और ये जो है वो सर्कुलर कॉइल, तो यहां से जो आपका डिस्टेंस मेजर होगा वो अप्रोक्सीमेटली उसके कितने होता है? 90 डिग्री, है ना। तो यहां पर जो दो करंट एलिमेंट हैं AB एंड A डैश B डैश, उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर पॉइंट P पर क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अब आपको यहां पर डायग्राम में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, ये, और इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ये। ठीक है, अब दोनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्लैंटली लग रहा है, इसके कारण से इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे। तो अगर ये dB है तो dB cos फाई, देखो यहां पे फाई बन रहा है, तो dB cos फाई बनेगा ऊपर की ओर और dB sin फाई बनेगा इधर। ठीक है, उसी तरह से जो dB डैश है उसका जो dB डैश cos फाई बनेगा नीचे, और dB डैश sin फाई बनेगा बिल्कुल इस डायरेक्शन में, है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे तो इन दोनों का, या इस कॉइल के कारण से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो किधर होगा? इन दोनों dB sin फाई और dB डैश sin फाई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो ये जो था वो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन था। डायग्राम को बहुत ध्यान से बनाए बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, फिर इसके बाद शुरू करते हैं कि कैसे हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, तो हम ये जब आप लिखोगे तो कंसीडर एन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस A, ठीक है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P कंसीडर करेंगे, जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, हमने दो करंट एलिमेंट लिए AB एंड A डैश B डैश, जिसका लेंथ है DL। ठीक है, उससे, है ना, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है
है ना, और इसका बीच का जो एंगल बनेगा, किसके किसके बीच का एंगल, करंट एलिमेंट और पॉइंट P को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो हमने मान लिया कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब हम बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करेंगे तो उसके कारण से ये जो स्मॉल एलिमेंट AB है इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बट थीटा का वैल्यू कितना डिग्री माने हैं, 90 डिग्री, है ना, तो ये साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। ठीक है, तो यहां पर जो dB होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने एक एंगल ले लिया, देखिए ये CPO, उसको मान लिए एंगल फाई। ठीक है, तो इसी कारण से ये जो NPO है वो भी क्या हो जाएगा, सॉरी NPR, ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फाई, ये भी फाई, है ना, तो इसी कारण से जब यहां पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड मिला है किसके कारण से, dB डैश, किसके कारण से, dl AB डैश के कारण से, और एक जो है वो AB के कारण से। ठीक है, तो वो जो है उसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे अब हम क्या करेंगे, अब ये तो निकल गया किसके कारण से, AB के कारण से। अगर हम A डैश B डैश के कारण से निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन थीटा साइन 90, वो भी यहां जैसे ये 90 पे है तो ये भी 90 पे होगा, है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखकर हमको ये समझ में आ गया कि dB इज इक्वल टू dB डैश है ना, मतलब दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्या है, सेम है। इसके कारण से बच्चों क्या होगा, ये dB cos फाई इस dB डैश cos फाई को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो मिलेगा हमको बिल्कुल इस डायरेक्शन में, किसके, dB sin फाई के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके लिए, देखिए हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट AB। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट A डैश B डैश, दोनों का जो वैल्यू आया है वो क्या हो गया, सेम। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो चलिए टोटल निकालते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P। ठीक है, अब ये जो है वो टोटल निकालना है, तो टोटल किसके कारण से निकलेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू समीशन ऑफ dB साइन फाई के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और साइन फाई dB की जगह वैल्यू रखेंगे, कितना निकाले हैं, dB की जगह समीशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन फाई अपॉन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा B का वैल्यू, है ना, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको अलग निकाल लेते हैं, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल पूरा कांस्टेंट, ये बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर निकल जाएगा, समीशन के अंदर क्या रह जाएगा, dl एंड साइन फाई। ठीक है, अब साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं डायग्राम से। ठीक है, अब देखोगे डायग्राम जो बना हुआ था तो आपको मिलेगा, ये था x, ठीक है, ये था r और ये था a। ठीक है, और यहां पर बन रहा था फाई। ठीक है, तो अगर ये फाई हुआ तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस साइन फाई का वैल्यू। ठीक है, तो उसको पुट कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये समीशन, तो इसको a बाय r को भी बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा आपका dl, है ना। अब ये a बाय r कैसे आया, साइन फाई, तो साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो a बाय r, है ना। तो यहां से अगर हम इसको देखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट i इंटू a अपॉन 4 पाई r क्यूब, है ना। ठीक है, तो इसको करते हैं।
तो यहां पर जो B होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट ए आई अपॉन 4 पाई इंटू आर क्यूब, और ये लग जाएगा समीशन ऑफ इसका dl, है ना। अब समीशन ऑफ dl मतलब ये हो गया कि जो सर्कुलर कॉइल था उसका टोटल लेंथ की बात करेंगे। तो टोटल लेंथ कैसे आता है, ये B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ए आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 पाई इंटू ए, ठीक है, 2 पाई इंटू ए। तो ये पाई से पाई काट देते हैं, 2 पाई से 2 पाई ए जब कट जाएगा तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ए आई, और ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2r क्यूब, ठीक है। अब ये तो निकल गया किसका वैल्यू, r क्यूब, है ना, मतलब b का टोटल वैल्यू आएगा इतना। अब इसको r को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। नाउ इफ नहीं, इन ट्रायंगल CPO में, ठीक है, तो हमको निकालना है R का वैल्यू, ठीक है। CPO कैसे बना हुआ था, यहां पर C ये ऐसा था, है ना, ये C था, ये P था, और ये O था, ये था phi, ठीक है, और ये वाला था R, ये वाला X, और ये वाला A, ठीक है। तो अगर हम A के बार मतलब R की वैल्यू निकालेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो यहां पर निकालें, R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आ गया R स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर में, या रूट लगा सकते हैं हम, ठीक है। अब हमको चाहिए R क्यूब का वैल्यू, तो R क्यूब कितना निकल जाएगा बच्चों, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल पावर 3/2, ये 1/2 होगा, ठीक है, ये ऐसा। तो जब हम इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया था, कितना आया था, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट A स्क्वायर I बाय 2r क्यूब। इसमें हम r क्यूब का वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो B इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट A स्क्वायर I डिवाइडेड बाय 2 A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, नोट कीजिए। अब अगर हम ये सोचें कि जो पॉइंट, अब अगर हम ये सोचें कि पॉइंट P जो है उसको हम कहां पे कंसीडर करें, उस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे, ठीक है, मतलब सर्कुलर कॉइल पे, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं बच्चों कि x की वैल्यू कितना ले लें, 0, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट A स्क्वायर I डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये A स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये कटेगा, है ना। तो ये मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट A स्क्वायर I अपॉन 2A क्यूब, फिर से ये कटेगा, तो ये आएगा आपका म्यू नॉट I बाय 2A। कब होगा ऐसा, जब हम सर्कुलर कॉइल में उसके सेंटर पे क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सेंटर पे निकाले थे, यही तो आया था, म्यू नॉट I अपॉन 2r आया था, यहां पर रेडियस A लिए हैं तो A आया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोले कि जो P है वो बहुत दूरी पर है, किससे, उसके रेडियस के, मतलब अगर हम दूसरा लगाएं कि इसको तो आप लोग भी लगा सकते हो कि x इज मच लार्जर देन A, है ना। तो A को अगर हम नेग्लिजिबल कर लेंगे तो यहां पर x क्यूब के फॉर्म में हमको वो जो आपका एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द स्ट्रेट लॉन्ग वायर
उस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं उसके चारों ओर, करंट कैरिंग कॉइल पे निकाल सकते हैं उसके सेंटर पे और उसके एक्सिस पे। अब इसमें कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि कोई सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल का मतलब होता है कि एक साइड से करंट उसमें एंटर करता है और दूसरे साइड से करंट उसमें से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट कैरिंग कॉइल है सर्कुलर, वो किस तरह से काम करता है, मैग्नेट की तरह, ठीक है, इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो अगर मैं एक सर्कुलर कॉइल बनाता हूं इस तरह से, ठीक है, अब मैंने देखा कि उसमें जो करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से क्लॉकवाइज हो रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक दूसरे में क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं, है ना, एक इधर जा रहा है एक इधर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें कुछ इस तरह से, तो ये जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो बनता है साउथ पोल, ठीक है, और वैसे ही इसको कंसीडर करेंगे तो ये इधर डायरेक्शन, ये इधर, और ये बनेगा आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो एक सर्कुलर को स्ट्रेट वायर रहेगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमको पता है, लेकिन अगर हम उसको घुमा के एक सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, तो वो जो है एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर आप उसको इस तरह से देख रहे हैं कि उसमें करंट जो उसका जो फ्लो हो रहा है वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, तो जिस तरफ से आप देख रहे हैं वो उसका साउथ पोल होगा, है ना, और अगर अपोजिट में खड़े हो गए तो वो उधर क्या मिलेगा आपको, नॉर्थ पोल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जानकारी था इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूरा बेस्ड था किसके ऊपर, बायोट-सेवर्ट लॉ के ऊपर।